कि अगर हम लोगों ने एक्स एक्सिस जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, सेम आगे बढ़ा रहा हूँ भाई। तो देखो इसमें एक वेक्टर है, आपको रिजॉल्व करने हैं। मान लो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर जिसका वैल्यू है 10, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 और ये एंगल है मान लो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आई जे में लिखूँ, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, इसको आई जे में लिखा जाए। तो चलो भाई रिप्रेजेंट करो जल्दी से। इसको आपने रिजॉल्व कर लिया होगा, इसको रिजॉल्व करके आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे तो है नहीं ये वेक्टर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड वे में आई जे के में? तो भाई इसको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो रिजॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो रिजॉल्व करने में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये ए वेक्टर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसा भाई लिख सकते हैं। तो ये वाला कितना होगा? तो ये भाई एंगल है और ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये वाला राइट एंगल हो गया। तो ये वाला कितना होगा भाई? तो ये भी, ये अगर ए वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस 60 डिग्री, क्योंकि बेस होता है कॉस वाला, और ये सामने वाला है ए साइन 60 डिग्री वैल्यू का। तो अब हम लोग इस वेक्टर को लिख सकते हैं, मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए जो है तुम्हारा, ये वेक्टर ए इज नथिंग बट ओ ए वेक्टर। सारे लोग देखो भाई, और ओ ए वेक्टर है तो मैच कर लेना भाई। तुमने करेक्ट किया कि नहीं? ओ बी प्लस बी ए वेक्टर, ओ बी प्लस बी ए वेक्टर कहाँ से लिख रहे हैं भाई? ये फ्रॉम ट्रायंगल लॉ लिख रहे हैं। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कहता है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखोगे तो ये होगा रिजल्टेंट। इट मीन्स ओ ए कैन बी रिटन एज ओ बी प्लस बी ए। अच्छा भाई, तो ये ए वेक्टर है और ओ बी वेक्टर को क्या लिखूं? ओ बी वेक्टर को क्या लिखूं? तो अगर ओ बी डायरेक्शन में 1 वैल्यू का होता तो उसको लिखते माइनस जे कैप, क्योंकि जे कैप तो ऊपर है, जे कैप तो इधर होता है भाई, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप है। तो ये 1 वैल्यू का हो गया माइनस जे कैप, माइनस 2 जे कैप, माइनस 3 जे कैप। कितना है, कितना लेंथ का, कितना मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर है? वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करना हो ओ बी को तो ओ बी का वैल्यू है ए कॉस 60 डिग्री, और जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है माइनस जे कैप। तो ठीक है भाई, ये हो गया ओ बी वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर हो गया। अब बी ए वेक्टर को लिखना है, तो बी ए वेक्टर को क्या लिखूं भाई? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। ये वाला आई कैप बोलें चाहे ये वाला आई कैप बोलें, सब तो ठीक एक ही है। ये वाला भी आई कैप है, ये वाला भी आई कैप है। तो आई कैप, 2 आई कैप, 3 आई कैप, 4 आई कैप, लेकिन कितना? तो ए साइन थीटा, ए साइन 60 डिग्री वैल्यू का है। तो ए साइन 60 डिग्री वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। तो ये वाला इधर लिख लिया हमने और ये वाले को इधर लिख लिया हमने। तो बस ओ बी वेक्टर, बी ए वेक्टर। सो वेक्टर ए इज फाइनली, ए का वैल्यू था 10 वैल्यू था, तो 10 cos 60 डिग्री हाफ इतना है माइनस जे कैप में, और प्लस ये है 10 और साइन 60 डिग्री √3/2 है, इतना हमारा आई कैप में है। इसलिए फाइनली जो आ गया हमारे पास वो -5 जे कैप। पहले अगर आई लिखना चाहते हो तो पहले आई भी लिख सकते हो भाई, ये तो हो जाएगा 5√2, तो 5√2 आई कैप, और ये हो गया -5 जे कैप। इस तरह से वेक्टर ए को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा भाई, अब इसका वैल्यू अगर चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो वैल्यू कि अच्छा इसका वैल्यू जो हमने रिजॉल्व करके लिख दिया, तो आखिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए हमारा वही 10। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने भाई कि कोई भी वेक्टर जिसका एक एक्स कंपोनेंट होता है, ए एक्स जिसको बोलते हो, ये अगर ए वेक्टर है तो ए एक्स बोलते हो ए कॉस थीटा, ए एक्स को बोलते हैं हम लोग ए कॉस थीटा, और फिर एक होता है ए वाई। तो ए वाई कितना होता था भाई? तो ए साइन थीटा होता था। ठीक है भाई, तो इस तरह से वेक्टर ए को लिखते हो, इसको हम लोग ए एक्स और ए वाई से रिप्रेजेंट किया। तो इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? तो ये वाला और ये वाला आपस में परपेंडिकुलर है भाई, ये वैल्यू है ए एक्स, ये वैल्यू है ए वाई, और इस वेक्टर को क्या लिख रहे हैं? तो इस वेक्टर को लिख रहे हैं ए एक्स आई कैप। इस वेक्टर को लिखेंगे क्या भाई? ये वेक्टर को लिखेंगे साफ साफ अगर लिखना हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप।
ऐसा लिखेंगे इस वेक्टर को हमने ऐसा ही लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इज दिस वेक्टर ए। तो ऐसे कंडीशन में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए का x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, ए का जो y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। यही लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर कोई b वेक्टर हो तो उसका भी वैसे ही निकालते हैं, जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, जो j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो और रूट अंडर लगा दो, मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करते हैं कि जिस वेक्टर को रिजॉल्व किए हैं वो 10 वैल्यू का था, तो रिजॉल्व करके ऐसा लिखा हमने, तो इसका मैग्नीट्यूड 10 है कि नहीं चेक करना चाहते हैं। तो चेक करेंगे भाई, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ए एक्स क्या है, ए एक्स का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ये आई का कोफिशिएंट जो है आई वाले का, तो ये है 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर करोगे और प्लस ए वाई 5 है, माइनस 5 बोलें या 5 बोलें, बोलो सर रूट 3 है। रूट क्या कह रहे हो सर रूट 3 आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा? कहाँ पे रूट 3 आएगा? अच्छा हाँ 5√3 है ना, हाँ 5√3 है, तो ये बिल्कुल ठीक बात बोला, 5√3 था, ये कैलकुलेशन मिस्टेक, 5√3, रूट 3 को रूट 2 समझ लिया, ठीक है भाई। तो 5√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 5√3 एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 75, और ये हो गया 25 माइनस 5 का स्क्वायर, और इससे मिल गया 100, और अंडर रूट 100 का मतलब है 10। सो यहाँ पे वैल्यू 10 हो जाएगा। तो हम लोग वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनली ये आया 5√3 आई कैप माइनस 5 जे कैप, ये एक स्टैंडर्ड वेक्टर के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। बोलो कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। नहीं है कंफ्यूजन, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या है कि सर आपने तो दिया ये वाला एंगल तो ऐसे लिख लिया, लेकिन मेरा तो मैं तो इधर वाले से लिखना चाह रहा था। मतलब कोई ये कहे, अगर मतलब ये है कि अगर ये 60 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, तो कोई बोलेगा कि अच्छा ये 60 डिग्री तो ये वाला 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री से काम करा लेता हूँ, तो वो भी कर सकता है। मतलब ये वाला वेक्टर को अगर हम लोग चाहें तो इधर से भी लिख सकते हैं। कैसे? तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ऐसा भी कुछ लोग समझ के लिख सकते हैं। उनका भी आंसर सेम ही आया होगा, जो ऐसा करेंगे उनका भी सेम ही आंसर आएगा। ये 60 डिग्री था भाई क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये वाला 30 डिग्री है, ठीक है भाई 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? तो ये वाला होगा ये ए यानी कि 10 cos 30 डिग्री। अगर इस 30 डिग्री के रेफरेंस में देखोगे तो दिस इज 10 cos 30 डिग्री, और ये वाला वैल्यू कितना होगा भाई? तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। ये वाला हो गया 10 cos 30 डिग्री, ये वाला देखो पिंक वाला देखो, ये 30 डिग्री एंगल है, और जब ये 30 डिग्री एंगल है तो ये वाला वैल्यू कितना होगा? ये वाला वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गया ये 10, हाइपोटेन्यूज 10, और ये 30 डिग्री एंगल है, इसलिए 10 cos 30, और ये एंगल के सामने वाला है 10 sin 30। तो अब इस वाले वेक्टर को लिख सकते हैं, मीन्स ए वेक्टर को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है भाई? तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये कितना है भाई? तो देखो यहाँ पे 10 cos 30 डिग्री इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ। 10 cos 30 डिग्री का मतलब हुआ 10 और cos 30 डिग्री है √3/2, तो कितना मिला? 5√3 मिला। 10 sin 30 डिग्री मीन्स 10 और sin 30 डिग्री हाफ है, कितना मिला? 5 मिला। इसलिए ये वाला 5 मिलना है, 5 मिलना है तो 5 ही मिलेगा भाई। ये वाला कंपोनेंट 5 मिलना है। अगर इससे देखोगे तब भी ये देखो a है 10 और sin 60 डिग्री 10 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 5√3, तो ये वाला 5√3 पहले भी था इसके अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंगली भी ये 5√3 ही है। अब देखो इस वाले 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग ये a cos 60 डिग्री था, तो 10 इंटू cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो ये 5 था, ये 5 था, तो ये भी 5 है। इसलिए अगर इस हिसाब से भी लिखते हैं हम लोग
तो ए वेक्टर विल बी रिटन एज दिस आई कैप, मतलब क्या 10 cos 30 डिग्री आई कैप। तो 10 cos 30 डिग्री मतलब क्या 5√3 है, 5√3 आई कैप। और ये वाला माइनस जे कैप, तो ये वैल्यू कितना है भाई 5 है, 5 इंटू माइनस जे कैप। अब बताओ ये वाला या ये वाला एक ही तो बात है, 5√3 आई कैप और माइनस 5 जे कैप वही है। इसलिए कोई अगर चाहे कि भाई ये एंगल दिया है तो यही वाला एंगल पकड़ के लिखें तो इससे भी कर सकता है, चाहे तो ये एंगल निकाल के इधर से भी काम कर सकता है। जो एंगल लिया जाएगा उसका जो बेस होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। ये वाला एंगल लोगे तो हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा ये वाला होगा। बोलो भाई क्लियर है यहां तक? यस सर। सबको क्लियर है? जिसको डाउट है पूछ ले भाई, छोटा सा डाउट जो भी है जल्दी पूछो। सर अगर रिजल्टेंट का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो कैसे करेंगे? तब भी वैसे ही करेंगे, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, अभी आ जाएगा तो थोड़ी देर में। ऑब्ट्यूज एंगल हो जैसा भी एंगल हो सब हम लोग काउंट कर सकते हैं इजीली। कैसे तो देखो भाई कैसे करेंगे हम लोग। देखो ऑब्ट्यूज एंगल अगर लेना चाहते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं भाई, एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस लिया। मान लो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये वाला वेक्टर, इस वाले वेक्टर को लिखना चाहते हैं। ये 30 डिग्री है, ध्यान से देखना भाई, ये 30 डिग्री है। चलो इसका भी वैल्यू ले लेते हैं 10, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। देखो भाई O है A है, अभी तक तो मैंने 2 बताया। कुछ लोग इसको बना सकते हैं ऐसे वाला काम, कुछ लोग इसको लिख सकते हैं ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, कुछ लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये प्योरली वाई एक्सिस पे जे कैप में लिखेंगे और ये वाला माइनस आई कैप में लिखेंगे। कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा भाई, कुछ लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये वेक्टर माइनस आई कैप में और ये वेक्टर जे कैप में। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं भाई, और ये एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है भाई, ऐसे भी किया जा सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं इस वेक्टर को। कैसे भाई? तो ये तो 2 सिंपल हो गया। कुछ लोगों को ये अगर एंगल है 120 डिग्री, ये है 120 डिग्री, 90 और प्लस ये 30, 120 डिग्री का ये एंगल है, तो कोई बात नहीं है। अगर ये 120 डिग्री है तो भी इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। मतलब देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक शॉर्टकट ध्यान रखना कि कभी भी कोई वेक्टर लेते हैं, सब लोग ध्यान से समझें, कभी भी कोई वेक्टर लेते हैं और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएं तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस थीटा। और अगर ये वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाएं तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस बीटा। जिसका कंपोनेंट चाहिए, जिस एक्सिस पे कंपोनेंट चाहिए उसी एक्सिस से अगर एंगल हो तो सीधा कॉस वाला। देखो भाई, वाई कंपोनेंट चाहिए तो इसको लिखेंगे ए कॉस बीटा। एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है तो एक्स कंपोनेंट लिखना चाहते हो तो ये लिखोगे ए कॉस थीटा। मतलब किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में चाहिए तो उस डायरेक्शन से उस वेक्टर का देखो एंगल कितना है, जितना एंगल हो उसका कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो यहाँ से ये अल्फा एंगल है, ठीक है, ये ए वेक्टर हो और हमें चाहिए एक्स कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट ऐसे तो तुम निकाल नहीं पाओगे। मान लो ये 120 डिग्री, जैसा कि अभी का केस 120 डिग्री, ये है ए वेक्टर।
ए वेक्टर का वैल्यू मान लो ले लिया 10। अब मैं चाहता हूँ कि ये 120 डिग्री हमें एक्स कंपोनेंट पता लगे और वाई कंपोनेंट पता लगे। तो मैंने जो अभी बताया कि जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहते हो उस डायरेक्शन से एंगल देखो और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए था, एक्स डायरेक्शन से एंगल देखा, थीटा एंगल, ए कॉस थीटा कर दो। वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए था, वाई से एंगल देखेंगे, बीटा है भाई, तो ए कॉस बीटा कर दो। जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उससे एंगल देखो, उसके कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है भाई। ये हमने देखा वेक्टर और ये एंगल है, तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन से एंगल अगर हमारा थीटा है तो एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट क्या होगा भाई, तो वो होगा ए कॉस बीटा, क्योंकि वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रखा है। तो ऐसा भी हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, तब भी एक्स कंपोनेंट लेंगे तो लिखेंगे ए कॉस 120 डिग्री लिखेंगे ही। और वाई एक्सिस से जितना एंगल बनेगा उतना उसको साइन, ये अगर वाई एक्सिस से एंगल पता हो तो उसका हम लोग कॉस में लिख सकते हैं। वाई एक्सिस से अगर एंगल पता हो, ये मान लो 30 डिग्री हो, तो हम लोग इसका वाई कंपोनेंट लिख सकते हैं ए कॉस 30 डिग्री। मतलब एज ए रूल आप समझो, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहते हो उस डायरेक्शन से एंगल देखो और कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए ऑब्ट्यूज होता है तो ज़्यादातर प्रेफर लोग क्या करते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल है तो इधर वाले से काम कर लें, तो इधर वाले में विज़न क्लियर होता है कि भाई कौन कॉस कौन साइन। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इधर एंगल ले ही नहीं, 120 है, उसी के टर्म में लिखें, तब भी तुम लिख सकते हो इसका एक्स कंपोनेंट को 10 cos 120 डिग्री, और इसका y कंपोनेंट को लिख सकते हैं हम लोग, y एक्सिस से जो एंगल है, y एक्सिस से एंगल देख रहे हो 30 डिग्री है, तो लिखेंगे 10 cos 30 डिग्री। जिससे कंपोनेंट, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन से एंगल देखो, y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल था, ऐसे लिख देंगे। अब बताओ भाई, cos 120 डिग्री होता है -½ cos 120 डिग्री होता है -½ तो cos 120 -½ है तो इसका वैल्यू हो गया -5। अच्छा भाई, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो गया तुम्हारा 5√3। ध्यान देना भाई। अब मैं इससे निकालता हूँ, देखो cos 120 से निकाल दिया हम लोगों ने, 120 एंगल देख करके कर दिया काम, ठीक है भाई। अब जरा ये 60 को देख करके कर देते हैं काम, तो 60 वाले के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे ये ax क्या लिखें, यहाँ से ax को क्या लिखेंगे, ये वाला है वैल्यू, तो है इसका कितना, वैल्यू है 10 cos 60 डिग्री, लेकिन है निगेटिव में, तो ax क्या लिखेंगे, ax क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ द वैल्यू है 10 cos 60 डिग्री, मीन्स माइनस ऑफ, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, उधर रहता तो पॉजिटिव लिखते, तो माइनस ये वैल्यू है 10 cos, तो माइनस ऑफ ये हो गया 5, क्योंकि cos 60 डिग्री 1/2 हो गया। देखो ax -5 आया, यहाँ से भी ax -5 आया था, चलो ठीक है भाई। अब 60 डिग्री से ay लिखना चाहते हैं, तो ay लिखना चाहते हो तो अगर y एक्सिस से एंगल है तो तुम cos लिखो, मतलब a cos 30 डिग्री लिखो, क्योंकि y एक्सिस से अगर cos यूज करना चाहते हो तो y एक्सिस से एंगल, या तो फिर तुम लिख सकते हो a, अगर 60 डिग्री लिखना चाहते हो तो इसको लिखोगे a sin 10 sin 60 डिग्री लिख सकते हो इसको, तो इसको हम लोग sin 60 डिग्री भी लिख सकते थे। मतलब एंगल के सामने वाला में अगर कंपोनेंट लिखना होगा, सामने वाला वैल्यू लिखना हो तो साइन वाला, और जिससे एंगल लिया है वो वैल्यू लिखना हो वो कंपोनेंट तो कॉस वाला। उसी तरह से यहाँ पे लिया है थीटा, तो ये वाला लिखना होगा तो हम लोग कॉस वाला लिखेंगे, इधर वाला लिखेंगे तो साइन वाला लिखेंगे। तो इससे भी कैलकुलेट करो ये वैल्यू कितना आ जाएगा भाई। देखो cos 30 डिग्री होता है 10 और cos 30 डिग्री होता है √3/2। यहाँ भी देखो 10 और sin 60 डिग्री होता है √3/2। वैल्यू कितना हुआ 5√3। चाहे आप cos 30 डिग्री लेकर यूज करो या sin 60 डिग्री लेकर यूज करो, बात एक ही है। चलो अब इसका दिखाते हैं। ये इधर वाले से अगर लिखना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं, चलो भाई इसको क्या क्या लिखें। इसको लिखना चाहते हैं तो तुम दोनों एंगल के टर्म में लिख सकते हो। अगर 30 डिग्री के टर्म में लिखोगे तो लिखोगे इसको 10 cos 30 डिग्री, 10 उल्टा हो गया, ये
यहाँ से अगर 30 डिग्री टर्म में लिखेंगे तो ये वाला क्या होगा, 30 डिग्री के सामने वाला है तो tan साइन लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे भाई, tan साइन करने पड़ेंगे, tan साइन 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाला है तो tan साइन 30 लिखेंगे। और 60 के टर्म में लिखना चाहोगे भाई तो ये 60 के टर्म में लिखना चाहोगे तो ये वाला है तुम्हारा, तो वो होगा tan cos 60। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू tan cos 60 डिग्री। होता ही है, साइन 30 डिग्री इज cos 60 डिग्री, इसलिए ये 10 इंटू हाफ और ये भी 10 इंटू हाफ 5 होना है, 5 होना है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 60 डिग्री के टर्म में लिखा तो इसको लिखोगे tan साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री के टर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे tan और cos 30 डिग्री। tan cos 30 डिग्री मीन्स 5√3, tan साइन 60 मतलब 5√3। तो बात तो एक ही है। इससे भी लिखोगे तो यही लिखोगे भाई, ये वाला -5i कैप और ये 5√3 j कैप। तो चाहो तुम 120 डिग्री यूज करना चाहो तब भी, y कंपोनेंट देख रहे हो 5√3 आ रहा है 60 डिग्री लिख करके भी, 30 डिग्री वाला से भी 5√3 आ रहा है, इससे भी 5√3 ही आएगा। ये 30 डिग्री वाला यूज कर रहे हैं। और इसको तुम ऐसे भी यूज कर सकते थे, चाहे तुम ये एंगल लो, चाहे ये एंगल लो, चाहे ये एंगल लो, कोई भी लो, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्यूट एंगल लेकर के काम चलाते हैं। अब अगर एंगल हमें ऐसे दिया हुआ ये 60 डिग्री पता है तो सबसे अच्छा तो ये है ना कि ये वाला तो डायरेक्ट दिखेगा हमें, अच्छा a cos 60 डिग्री इधर, a sin 60 डिग्री इधर, तो वैसे कर लेते हैं लोग। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल हो तो इधर चले जाते हैं। अगर इसी से लिखना हो तब भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि tan cos 120। तो अगर जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, x डायरेक्शन चाहिए, तो x एक्सिस से एंगल देखो और उसके cos से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से डील कर सकते हैं। नहीं समझे? जो डाउट पूछा था उसको समझ में आया? सर एक बार 120 डिग्री से कैसे किया वो बता दो। 120 हो चाहे कोई भी हो, 120 देखो, कभी भी 120 आए ना तो 120 से तुम काम ही मत करो, तुम इधर एक्यूट वाले से काम कर लो। इधर वाला एंगल तो पता लग जाएगा ना, कम से कम उससे काम कर लो, तुम्हें ज़्यादा पता लगेगा। मैंने अभी एक वर्किंग रूल बताया ये कि हमारा वेक्टर ये a है या ये है या ये है या ये है, एंगल तो कुछ बनाएगा, 120 बनाए, 150 बनाए, जो भी एंगल बनाए, हमें किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। मान लो x एक्सिस से हमें x कंपोनेंट चाहिए, तो भाई उसके cos से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वेक्टर a है अगर, तो x कंपोनेंट चाहिए, तो ये देखो कि इस वेक्टर का x एक्सिस से कितना एंगल है, तो x एक्सिस से 120 एंगल है, तो a cos 120 सीधा कर दो। जैसे यहाँ करते हैं, जैसे एक्यूट एंगल में करते हैं, a वेक्टर का x डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है तो a cos थीटा लिखते हो। अब तो ज़्यादा एंगल बनाएगा तब भी a cos थीटा ही लिखेंगे। जब 90 से ज़्यादा होगा तो खुद ही cos निगेटिव हो जाता है, अपने आप निगेटिव बता देगा। और 90 डिग्री पे होगा तो खुद ही x कंपोनेंट 0 आ जाएगा, cos 90 0 होता है। जब ज़्यादा एंगल करोगे तो अपने आप cos थीटा निगेटिव हो जाता है, वो अपने आप ले आएगा। देखो a cos 120 डिग्री लिखा था तो cos 120 खुद ही -हाफ होता है, तो खुद ही माइनस कर देगा। इसलिए जो एक्यूट एंगल में करते हो, थीटा एंगल लिए a cos थीटा, जिस वेक्टर का जिस डायरेक्शन से कंपोनेंट निकालना चाहते हैं उस डायरेक्शन से एंगल देखो और a वेक्टर के मैग्नीट्यूड में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा वो कंपोनेंट, चाहे वो एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो। इसलिए यहाँ पे ax हो गया a cos 20 डिग्री, a cos 120 डिग्री हो गया। अब cos 120 डिग्री -हाफ होता है, उसके हिसाब से ये काम हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हें कंपोनेंट चाहिए, x डायरेक्शन में चाहिए, x एक्सिस से एंगल देखो और उस एंगल का cos ले लो, मल्टीप्लाई कर दो। वही तो यहाँ भी होता है, x एक्सिस से थीटा एंगल है, cos ले लो, मल्टीप्लाई कर दो। थीटा के सामने वाला अगर लिखना चाहते हो, सामने वाला, तो ये हो जाएगा a sin थीटा। बीटा अगर एंगल लेकर काम करते हो तो y कंपोनेंट चाहिए, देखो y कंपोनेंट चाहिए, y डायरेक्शन की तरफ ही हम लोग देख रहे हो, y कंपोनेंट चाहिए, तो उस कंडीशन में बीटा एंगल बना है तो a cos बीटा ही y कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा a sin बीटा। देख लो भाई, समझ लो।
बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि देखो ये ए साइन बीटा, बीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, बीटा को लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, तो ये क्या मिला? ए कॉस थीटा ही मिला, जो मिलना चाहिए था। इसलिए थीटा यूज़ किया तो ये ए कॉस थीटा है, और बीटा लिया तो ए साइन बीटा तो है, लेकिन बीटा को जब थीटा में कन्वर्ट करना चाहो तो बीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो बीटा को 90 माइनस थीटा लिखा तो ये हो गया ए, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, जो मिलना था मिल गया। तो इस एंगल से देखेंगे, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उस एंगल का कॉस लो और कर दो मल्टीप्लाई। बोलो भाई, ये तब क्लियर हुआ यहाँ तक? एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, एंगल आप किधर से भी ले सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे उससे एंगल ले लो। बट एक वर्किंग रूल मैंने बताया तुम्हें कि जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट चाहिए, तो एक्स एक्सिस से एंगल देख लो भैया, उसका कॉस लो, मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा तुम्हें एक्स कंपोनेंट। आप अगर ये भूल भी जाते हो तो यहाँ देखो ना भाई, जो एक्यूट एंगल के लिए होता था भाई, अगर ये थीटा एंगल लेंगे तो एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है तो ए कॉस थीटा हो गया। अगर वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है तो वाई कंपोनेंट चाहिए तो ए कॉस बीटा लिख दें, ए कॉस बीटा हो जाएगा वाई कंपोनेंट। एंगल के सामने वाला साइन होता है, तो बीटा है तो इसके सामने वाला हो जाएगा ए साइन बीटा, ये वाला हो गया ए साइन बीटा, और ये थीटा है तो इसके सामने वाला हो गया ए साइन थीटा। स्क्रीनशॉट ले लो, घर में आराम से माइक्रोस्कोप लगाना, आराम से समझ में आ जाएगा। अभी भी समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर देता हूँ, कर दें इस पे? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर दें? यस सर। तो चलो भाई एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ये एक वेक्टर ले लिया हमने, ये एक वेक्टर ले लिया, इसको हम लोग वेक्टर ए को रिजॉल्व करके लिखना चाहते हैं। तो चलो भाई रिजॉल्व करके लिखा जाए इसको। बी वेक्टर, इसको रिजॉल्व करते हैं। एक बार तुम 30 डिग्री से करो, एक बार 60 डिग्री से कर लो। अब देखो सारे लोग 30 डिग्री से करना चाहेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा, एक पूरा वाई डायरेक्शन की तरफ हो जाइए और ये एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ये वेक्टर और प्लस ये वेक्टर, ऐसा लिखूंगा। तो दिस वेक्टर ए विल बी इक्वल टू, अब ये वाला वैल्यू कितना होगा भाई? तो ये हो जाएगा 20 cos 30। बोलो होगा? बोलो भाई, 20 cos 30 तो होगा ये, क्योंकि इससे एंगल है 30 डिग्री, तुम्हें पता ही है। नहीं तो भाई आप अगर ये भी भूल जाते हो तो ये कर लो भाई, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये वाला O है, ये मान लो A है, ये B है, तो लिखेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस OA डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज जो कि 20 है। बेस OA डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज जो कि 20 है, तो OA क्या हो गया? 20 cos 30। उसी तरह से अगर साइन थीटा हम लोग लेंगे, यानी कि साइन 30 डिग्री लेंगे, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा भाई? तो ये परपेंडिकुलर, कौन? AB, परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है? 20, इसलिए AB क्या हो जाएगा भाई? तो 20 साइन, AB का वैल्यू हो जाएगा 20 साइन 30 डिग्री, और यहाँ से हमें मिल गया OA का वैल्यू, तो OA का वैल्यू हो गया 20 cos 30 डिग्री। तो इस तरह से 20 cos 30 डिग्री और ये वाला हो गया 20 साइन 30। ठीक है, OA पता लग गया, OB पता लग गया इस थीटा 30 डिग्री के टर्म में। तो मैं क्या लिखूंगा भाई? तो लिखूंगा कि वेक्टर A इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर A ये जो है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो OA यानी A वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू 20 cos 30 डिग्री आई कैप, 20 cos 30 डिग्री आई कैप, प्लस इधर है 1 वैल्यू का होता है जे कैप, 2 का 2 जे कैप, 3 का 3 जे कैप, लेकिन 20 साइन थीटा है तो 20 साइन थीटा जे कैप, 20 साइन 30 डिग्री जे कैप। बस 20 cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 10 √3।
और साइन 30 डिग्री हाफ होता है तो ये हो जाएगा 10 जे कैप। और इसका मीनिंग यही हो गया कि ये 10√3 का मतलब क्या हो गया 17.3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। और इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, तो इसको इंटरप्रेट ऐसे करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.3 आई कैप और 10 जे कैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे कैप, मतलब 10 यूनिट इधर लेने हैं और 17.3 इधर लेने हैं, तो मिल जाएगा 17.3 आई कैप और 10 जे कैप से मिल गया ये वेक्टर जो चाहिए था ओ ए वेक्टर। तो ये जो 17.3 है इसी को बोल रहे हैं एक्स कंपोनेंट, इसको बोल रहे हैं वाई कंपोनेंट। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब ऊपर वाले एंगल का हम लोग हिसाब कर लेते हैं भाई। तो ऊपर वाले एंगल से अगर करना चाहे तो ये है अपना 60 डिग्री, चलो येलो कलर से लिख रहा हुआ है 60 डिग्री। तो इसको लिखूंगा मैं ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ऐसा लिखूंगा भाई। अब 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये 20 वैल्यू है, तो ये हो जाएगा, ये बेस है, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये बेस वाला क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज 20 इंटू कॉस 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज 20 इंटू साइन 60 डिग्री। ये कह रहा है 20 कॉस 30 डिग्री, ये कह रहा है 20 साइन 60 डिग्री। बात तो एक ही है भैया, 20 कॉस 30 डिग्री होता है कितना, √3/2, और ये है 20 और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो बात तो एक ही है, ये भी 10√3 मिला मीन्स 17.3 मिला, और ये वाला भी 10√3 मिला मीन्स 17.3 मिला। सिमिलरली ये वाला अगर 20 कॉस 60 डिग्री हाफ होता है तो 20 इंटू हाफ मिल करके हो गया 10 वैल्यू, होना ही चाहिए। इधर से भी है 10 वैल्यू, 20 साइन 30 डिग्री हाफ होता है इसलिए ये भी है 10 वैल्यू। तो बात तो एक ही है, तुम इस 30 डिग्री से लिखोगे तब भी लिखोगे 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, इससे लिखोगे तब भी यही लिखोगे भाई 10 जे कैप प्लस 17.3 आई कैप। यहाँ से भी लिखेंगे तो वेक्टर यही है हमारा। पहले अगर आई वाले को लिखना चाहते हो तो लिखो भाई 17.3 दैट इज 10√3 आई कैप, और ये वाला है 10 जे कैप। बात तो वही है, चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। वैल्यू अगर निकालना चाहोगे वेरीफाई करने के लिए तो चाहे वैसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है। वैल्यू लिखेंगे तो यही 10√3, इसको स्क्वायर कर दोगे और प्लस 10 स्क्वायर कर दोगे, और इससे हमें मिल जाएगा कितना वैल्यू भाई, तो ये हो जाएगा 300 और प्लस ये 100 हो गया, √400 इट मीन्स 20 मिल जाएगा। तो एंगल चाहे ये ले चाहे वो लें, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एंगल लो उस पर चिपक जाओ, और क्या करो भाई, तो जो एंगल जिस लाइन से है उस लाइन वाला कंपोनेंट, यानी कि जिससे भी एंगल लिए हो उधर का कंपोनेंट, बेस जो बनेगा वो होगा कॉस वाला, एंगल के सामने वाला होगा साइन वाला। देखो ये एंगल लेते हो तो इसके बगल में जो है बेस जो बनेगा वो है इसका कॉस वाला, और सामने वाला होता है साइन वाला। तो एंगल ये लो चाहे ये लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो भाई, क्लियर हुआ? यस सर। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर कभी ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे ये था एंगल, मान लो 120 डिग्री, इसको भी दिखा देता हूँ। देखो ये 120 डिग्री है, आप चाहो तो इधर से इसका काम कर सकते थे, 60 डिग्री से इजीली कर सकते थे। सारे लोग देखें, मान लो ये वेक्टर बी है, मान लो ये वाला 120 है तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो हम लोग इजीली काम कर सकते थे भाई। क्या कर सकते थे, तो इसको लिख सकते थे ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। बोलो लिख सकते थे,
तो इसको क्या लिखते हैं, कितना वैल्यू का होता है ये, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री पता है, तो ये वाला हो गया 10 वैल्यू का है ये, तो ये हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री दैट इज़ 5, और ये होता है 10 sin 60 डिग्री दैट इज़ 5√3 होता है ना भाई, 10 sin 60 डिग्री दैट इज़ 5√3, ये होता 5√3। ठीक है, तो वेक्टर बी को मैं क्या लिखता, वेक्टर बी को क्या लिखेंगे भाई, इस डायरेक्शन वाला कितना वैल्यू है 5 इंटू माइनस आई कैप, 5 इंटू माइनस आई कैप, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर 5 वैल्यू का है, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप, तो 5 इंटू माइनस आई कैप लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे भाई, तो इसका वैल्यू कितना है 5√3 है, 5√3। इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है, ऐसा लिख देंगे, बस यही हो गया, -5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। चलो भाई बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिए, जो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आप पूछना चाह रहे थे, चलो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हमने क्या किया, एक्यूट एंगल वाला लिया और काम कर दिया ख़त्म। लेकिन कोई अगर चाहे कि नहीं नहीं भैया मैं तो ऑब्ट्यूज में ही एंगल दिया उसी में करना है, तो करो भाई, वैसे ही करो। एक ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री का हम लोग काम करते हैं, ये हम लोगों ने किससे लिया, 60 डिग्री वाले से लेके काम किया। 120 वाले से लिखोगे तो ax x कंपोनेंट, क्योंकि x एक्सिस से 120 एंगल बना है, इसलिए ax विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 120 डिग्री, जिससे एंगल लेंगे वो वाला कंपोनेंट cos वाला, और दूसरा कंपोनेंट sin वाला। मतलब ये अगर एक्यूट होता, अगर ये एक्यूट होता तो क्या करते, वही काम करते। अगर ये एक्यूट होता 120 के बदले में समझ लो कि 60 होता, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखते हैं, तो a cos लिखते हैं, इधर y वाला कंपोनेंट क्या लिखते हैं, तो a sin लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी करो, बस काम खत्म है। ऑब्ट्यूज है तो क्या हुआ, इसको ऑब्ट्यूज को भी एक्यूट समझते हुए अपना लिख लेना है तुम्हें कि b cos 120 डिग्री है इधर और b sin 120 डिग्री है y कंपोनेंट। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लो, b का वैल्यू था कितना 10, b का वैल्यू कितना था भाई, ये वाला 10 था, 10 वैल्यू, और cos 120 डिग्री होता है -12, तो बोलो वैल्यू कितना हो गया, तो -5 हो गया। x कंपोनेंट हो गया -5, y कंपोनेंट b का वैल्यू है 10 और sin 120 डिग्री, sin 120 डिग्री पता है तुम लोगों को कितना होता है, sin 120 डिग्री sin 60 के बराबर होता है, यानी कि √3/2, तो ये मिल जाएगा तुम्हें 5√3। sin 120, तो जिसने मेरे इंटीग्रेशन का पार्ट 2 किया होगा, मैंने एक बार साइन का अगर मान लो ग्राफ में बताता हूँ, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है भाई, साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, 90 डिग्री पे साइन 1 होता है, 0 पे 0 होता है, ये होता है साइन का ग्राफ। 90 पे 1 होता है वैल्यू, 120 डिग्री पे क्या होगा, तो यहाँ से 30 आगे बढ़ोगे, यहाँ आएगा 120, 120 पे कितना होगा वैल्यू, उतना ही जितना इधर से 30 आगे बढ़े और 30 वापस आ जाओ, तो 90 में से 30 वापस आएंगे तो 60 पे जो हाइट होगा वही हमारा 120 पे भी होगा, ये वैल्यू। तो भाई साइन 60 जो होता है वो सबको पता है कि √3/2 होता है, वही होगा साइन 120 पे भी, क्योंकि 90 पे ये पिक पे होता है, और जैसा इधर वैसा ही इधर, साइन का तो वैसा ही होता है ग्राफ, इसलिए साइन 90 पे होता है 1, 120 पे कितना होगा वैल्यू, तो 30 आगे जाने पे उतना ही डाउन होगा जितना इधर 30 आने पे डाउन होगा, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू हो जाए, और वो है √3/2 साइन 60 डिग्री, तो सबको पता है वही साइन 120 डिग्री होता है, √3/2। इसलिए कोई चक्कर में नहीं पड़ता कि साइन 120 डिग्री 150 डिग्री लिखें, क्योंकि उसके लिए उसको साइन 150 और कॉस 150 भी जानना होगा, इसलिए लोग एक्यूट एंगल में लेते हैं, काम कर देते हैं। फ़र्क क्या पड़ा भाई, आया तो वही, देखो x कंपोनेंट वही आया, y कंपोनेंट यही आया, तो इसलिए वेक्टर b को अगर मैं लिखूंगा, b कंपोनेंट था अगर, तो b का x और b का y, तो b वेक्टर लिखूंगा तो इसका x कंपोनेंट था -5, तो -5 आई कैप लिखूंगा,
और y कंपोनेंट 5√3 था तो 5√3 जे कैप लिखूँगा, बात एक ही हो जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो जो ये है वही a है। चलो अब तो क्लियर हुआ। यस सर। जिसको एक्यूट एंगल वाला कन्फ्यूज़न था उसको क्लियर हुआ। इधर थीटा दिखा रहे हैं, इधर वाई, इसलिए साइन 120 डिग्री वही होता है जो साइन 60 डिग्री होता है। जो लोग फार्मूला जानते हैं वो फार्मूला से लिख के बोलते हैं, फार्मूला से समझ जाते हैं वो, लेकिन मुझे ग्राफ ही याद रहता है तो मैं ग्राफ से ही बता लेता हूँ साइन 60 क्या होगा। जो भी है जिसको याद है साइन 120 कॉस 120 वो अपना कर ले काम। नहीं याद है तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है भाई, एक्यूट एंगल वाला ले लो और उससे कंपोनेंट लिख दो, बात ख़त्म हो गई। तो कर लेंगे, बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये क्लियर है तो मैं इधर को मिटा रहा हूँ और होमवर्क लो, चाहे अभी करो। ये 4 वेक्टर लिखा मैंने, वेक्टर ए, वेक्टर बी 8 वैल्यू का, वेक्टर सी 9 वैल्यू का, वेक्टर डी 7 वैल्यू का, एंगल ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। कर लेंगे चारों को, बोलो। मैं होमवर्क में दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, रिजॉल्व कर लेना। एक्स एक्सिस है, एक तरफ वाई एक्सिस है और हम लोग इजीली कर सकते हैं। आप क्या करना, दोनों एंगल लेना, एक 60 डिग्री ले लेना, एक 30 डिग्री ले लेना, 30 60 कोई भी ले ले। एंगल कुछ भी दिया जा सकता है और किसी से भी एंगल दिया जा सकता है। ये सब तो एक्यूट है, कर ही लोगे। जो होमवर्क दिया था वेक्टर में वो यही सब इसी टाइप के थे, आराम से कर लोगे। आगे बढ़ूँ भाई? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप कर लेंगे। इसका आएगा, देखो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा और y कंपोनेंट निगेटिव आएगा, माइनस जे कैप में है, कुछ i कैप और कुछ माइनस जे कैप। इसका क्या आएगा, तो इसका x वाला इधर आएगा लेफ्ट में, क्योंकि ये वेक्टर का लेफ्ट में और डाउन में, मीन्स समथिंग माइनस i कैप और समथिंग माइनस जे कैप, ये आएगा। इसका आएगा समथिंग माइनस i कैप बट समथिंग जे कैप, और इसका दोनों ही पॉजिटिव आएगा, x कंपोनेंट भी पॉजिटिव, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लिखो, पहले से डायग्राम बना कर रखा है तुम्हारे लिए, तो लिखो रिजॉल्विंग ए वेक्टर इन 3D। वो 2D था, रिजॉल्विंग ए वेक्टर इन 3D, दैट इज स्पेस। स्पेस में कोई वेक्टर हो तो उसको हम लोग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही काम कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट लिया एक्सिस, y कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया और इधर है मान लो z कोऑर्डिनेट एक्सिस। सब लोग ध्यान से देखें, एक वेक्टर को हम लोगों को 3 डायमेंशनली, ये आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल विजन क्लियर रहना चाहिए, तभी ये समझ पाएंगे आप। पूरा बोर्ड तो दिख रहा है ना भाई? चलो देखते हैं। अब इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, थोड़ा मैं बड़ा भी कर दे रहा हूँ इसको। ये हमने क्यूबॉइड बनाया जिसका बैक वाला फेस, रेक्टेंगुलर फेस ग्रीन कलर का है, बैक वाला रेक्टेंगुलर, उधर वाला रेक्टेंगुलर फेस ग्रीन कलर का है, फ्रंट वाला रेक्टेंगुलर फेस ये जो पिंक या पर्पल कलर का जो दिख रहा है, पर्पल कलर का, ये है फ्रंट वाला फेस। और ये जो ऐसे दिख रहा है साइड वाला फेस, ये है मान लो साइड वाला, तो साइड वाला वाइट है, साइड वाला वाइट दिखा रहा हूँ वाइट से, ये भी साइड वाला समझो वाइट से दिखा रहा हूँ। ठीक है, और बेस वाला जो है हमारा ये एक रेक्टेंगल, इसका एक डायगोनल ब्लू से दिखा दिया है। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूँ, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ अब एक वेक्टर की जिसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये वेक्टर है ऑरिजिन से लिया और ये
दूसरा डायगोनल यहाँ तक, ये एक वेक्टर है, ध्यान देना, ये एक वेक्टर है जो हमने लिया है, ये वाला वेक्टर है जो हमने लिया है। इस वेक्टर को रिजॉल्व करके लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड वे में। स्टैंडर्ड वे क्या होता है? आई जे के में लिखना। तो ये ए वेक्टर है, समझो ए वेक्टर है ये, और इस ए वेक्टर को मैं लिखना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये है मान लो ए वेक्टर, सब लोग ध्यान से देखते चलेंगे। इस ए वेक्टर को लिखना चाहते हैं, ये ओ है, तो नेमिंग और कर देते हैं भाई, नेमिंग कर देते हैं। ओ है मान लो, ये ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। इसको कैसे लिखूं? देखो ये समझना और समझाना दोनों डिफ़िकल्ट है, 3 डायमेंशनल, इसलिए आपको भी ध्यान दे करके समझना पड़ेगा। ये बोलो, ये क्लियर तो है? डायग्राम तो क्लियर है? मतलब तुम इमेजिन करो कि मैं जिस रूम में हूँ जहाँ से क्लास ले रहा हूँ, तो मान लो ये छोटा सा रूम है, तो मैं यहाँ पे हूँ। ये जो बोर्ड का प्लेन है तुम्हारा वो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला रेक्टेंगल है, ये बोर्ड का प्लेन है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला है एक्स एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस, और इधर जो जा रहे हैं ये है जेड एक्सिस। इस डायरेक्शन में जो जा रहे हैं वो है जेड एक्सिस, यहाँ से चलेगा जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो हमने क्या किया, और ये क्यूब है, ऐसे सीलिंग है समझो, ये फ्लोर है, तो हमने यहाँ से समझो कि एक मॉस्किटो या मक्खी, एक फ्लाई उड़ता हुआ आया, ऐसे ऐसे करते करते, और इस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर में बैठ गया। ये ग्रीन वाले फेस पे नहीं, ये यहाँ से फ्लाई करते करते इस वाले पे बैठ गया। और अब ये डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये वाला यहाँ से उड़ा, यहाँ बैठ गया, डायगोनली अपोजिट, देख रहे हो, कुछ हाइट गेन किया। मान लो ये, इसको लिख रहा हूँ मैं, OC जो है AX है, और AX बोले या मान लो L लेंथ है, BA जो है वो AY है, मान लो B लेंथ है, और CB, C से B ये समझो कि हमारा AZ है, मान लो ये LBH है, ऐसे समझ सकते हैं। कुछ भी ले लें, 10 है, 6 है, 4 है। 10 ये है लेंथ इसका, क्यूबॉइड का ये लेंथ, ये रूम का लेंथ है 10। 6 है इधर विड्थ, ये वाला है 6, हाइट इसका 6 है, B मतलब वाई कोऑर्डिनेट, हाइट 6 है, और इधर जो है वो 4 है। समझने का सब लोग कोशिश करेंगे, इस तरह से ले सकते हैं इसको। अब देखो इसको हमें रिजॉल्व करके लिखने हैं, 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल होता तो फटाफट कर लेते काम, 3 डायमेंशनल है। चलो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं रिजॉल्व करके लिखना चाहता हूँ भाई, सब लोग ध्यान से इसको देख के रखना। मैं हटा रहा हूँ इसको, ये वाला मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये हमारा मान लो AX है जो कि L = 10 है, और ये वाला था AZ जो कि मान लो 4 है, यहाँ तक 4 वैल्यू है, और ये वाला जो है वो AY है, और ये वैल्यू था 6 मान लो, ठीक है। चलो अब मैं कैसे इसको रिजॉल्व करके इस डिस्प्लेसमेंट को लिखूँ, ये समझ में आया होगा कि इस डायगोनल से मक्खी या मॉस्किटो, यहाँ से मच्छर चला, ऐसे ऐसे उड़ता गया, ऐसे ऐसे चलते चलते इस डायगोनल पे यहाँ आके बैठ गया, यहाँ से यहाँ तक आके बैठ गया। अब मैं ये डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूँ। अगर इसके बदले चींटी होता तो चींटी तो इस बोर्ड वाले फ्लोर पे जाता, वहाँ तक जाता, तो इस वेक्टर को लिखना होता तो कुछ आई कैप कुछ जे कैप कर देते, लेकिन ये इधर नहीं है, इधर है, ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कुछ आई और कुछ जे से काम नहीं चलेगा, कुछ के भी है। कैसे लिखेंगे देखो, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। अब देखो कैसे हम लोग रिजॉल्व करके लिख सकते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ लिख सकता हूँ भाई, OA वेक्टर, जो A वेक्टर है अपना जिसको रिप्रेजेंट करना है वो है OA वेक्टर। ध्यान देना OA वेक्टर है, इसी को तो A वेक्टर बोल रहे हैं।
ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ट्रायंगल लॉ से ओ ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं कौन कौन सा वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, क्या इस वेक्टर को नहीं लिख सकते ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर? Yes, sir. और ये एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री, ये भी जरा हजम होना चाहिए, ये 90 डिग्री है भाई, बोलो होगा कि नहीं? अरे ये वाला कॉर्नर है, ये एक डंडा डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो मैंने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन दिया और फ्लोर पर का लाइन ये वाला वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर प्लस ये वेक्टर, मतलब ये वाला वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से कि ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर। उसमें कोई परेशानी है क्या? ए वेक्टर ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ऐसा तो लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से। बोलो भाई यस और नो? Yes, sir. सब लोग समझ रहे हैं, चलो ठीक है भाई। तो अब मैं इसी वेक्टर को लिखने जा रहा हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ओ बी प्लस बी ए। अच्छा बी ए तो स्टैंडर्ड है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो बी ए अगर हमारा 6 वैल्यू का है तो 6 जे कैप लिख देंगे। बी ए तो हमारा प्योर वाई एक्सिस की तरफ है कि नहीं? बी ए वेक्टर इज प्योर अलोंग वाई एक्सिस, तो इसलिए ये अगर 1 वैल्यू का होता तो जे कैप होता, 2 वैल्यू का 2 जे कैप, लेकिन ये 6 वैल्यू का है, 6 वैल्यू का है तो 6 जे कैप हो जाएगा, यानी बी ए तो भाई स्टैंडर्ड है 6 जे कैप। इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये ए एक्स है, ए वाई है और ए जेड है। चलो कोऑर्डिनेट बाद की बात, फिलहाल ये है कि ये बी ए वेक्टर प्योरली वाई एक्सिस पे है, प्योरली अलोंग वाई एक्सिस, इसलिए इस बी ए वेक्टर को तो हम लोग लिख सकते हैं ए वाई इंटू जे कैप, डेट इज 6 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। बी ए वेक्टर तो प्योरली है, ठीक है भाई, लेकिन ये जो ओ बी वेक्टर है ये कोई स्टैंडर्ड वेक्टर नहीं हुआ, ओ बी वेक्टर स्टैंडर्ड नहीं है, इसको कैसे लिखें? तो इस ओ बी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। कैसे? देखो ओ बी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करके लिख सकते हैं कि ओ बी वेक्टर इज ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर को लिख देखो ओ बी वेक्टर को लिख सकते हैं ये ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं? और ये एंगल है भैया 90 डिग्री, ध्यान से देख लो। ओ बी वेक्टर को मैं लिखूंगा, ओ बी वेक्टर को लिखूंगा ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, और ये है प्लस बी ए वेक्टर। यही मेन समझने का बात है, बोलो ये क्लियर है? ओ ए वेक्टर को लिखा हमने ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर तो स्टैंडर्ड है अलोंग वाई एक्सिस, तो इसमें रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो फ्लोर पर का वेक्टर है ओ बी वेक्टर, उसको मैं लिख सकता हूँ कि फ्लोर के एंड तक ऐसे जाओ अलोंग एक्स एक्सिस और फिर आओ अलोंग जेड एक्सिस, इधर जाओ एक्स एक्सिस की तरफ जाओ, कितना वैल्यू भाई 10 वैल्यू, मतलब 10 आई कैप जाओ, फिर इधर आ जाओ कितना 4 इधर आ जाओ, मतलब ये वाला वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 के कैप, ये वाला हो जाएगा 4 के कैप और ये वाला हो जाएगा 10 आई कैप। ये समझ में आ रहा है? ओ बी वेक्टर इज 10 आई कैप प्लस 4 के कैप। बोलो ये क्लियर हुआ? ओ बी वेक्टर इज 10 आई कैप प्लस 4 के कैप, क्योंकि ये जो वेक्टर है वो प्योरली जेड डायरेक्शन में है, प्योरली जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस इधर है तो ये प्योरली जेड डायरेक्शन में है भाई। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने का, स्पेस में कोई वेक्टर हो तो मैंने इसको सीधा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया फ्लोर पे, जो कि प्योरली वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा, ये बी ए वेक्टर।
तो ये वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर छोड़ देंगे क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है। ओ बी वेक्टर जो नॉन स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए ओ बी वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर प्योरली एक्स एक्सिस की तरफ और ये वेक्टर प्योरली जेड की तरफ, दोनों मिला के हो गया ये ओ बी वेक्टर, फ्लोर पर का वेक्टर। तो इसलिए मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया 2 पार्ट में, इसको रिजॉल्व कर दिया 2 पार्ट में। बी ए वेक्टर एज इट इज, बस जैसे ही ये लिखा तुम्हारा काम हो गया। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्कूल में। अब देखो ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर इज 10 आई कैप, मतलब जितना AX था उतना आई कैप, 10 आई कैप ही लिख देता हूं अभी, 10 आई कैप। CB वेक्टर बोलो, CB वेक्टर कितना है? CB वेक्टर है 4K कैप प्लस BA वेक्टर, BA वेक्टर कितना है भाई? 6J कैप। मीन्स ये 10 जो है वो है क्या? तो भाई A का X कंपोनेंट है, AX आई कैप। ये क्या है भाई? तो इसका A वेक्टर का Z वाला कंपोनेंट है, यानी कि AZK कैप प्लस 6 क्या है भाई? तो Y कंपोनेंट है, AYJ कैप। वेक्टर A इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ I, J एंड K। यही हो गया वेक्टर इन स्पेस। स्पेस में जब वेक्टर होगा तो इसके तीनों कंपोनेंट होंगे, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट। मीन्स तुम्हारा जो वेक्टर है अभी के केस में क्यूबॉइड वाला वो ये है 10i प्लस 6j प्लस 4k। ये बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तुम्हें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाने के लिए अगर तुम चींटी हो तो ये कॉर्नर पकड़े पकड़े आओ, एज को पकड़ते पकड़ते आओ, 10 मीटर चलो एक्स डायरेक्शन पे, फिर क्या करना 4 मीटर चलना अलोंग जेड की तरफ और फिर 6 मीटर चले जाना वाई की तरफ, पहुंच जाओगे। तो पॉलीगॉन लॉ भी तुमने सीखा था, 3 वेक्टर का सम करेंगे तो ये वेक्टर मिल सकता है। देखो ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर करेंगे तो मिल जाएगा हमें ये वाला वेक्टर। तो वही काम हो रहा है, समझो। दिस जो वेक्टर को लिखना था, एक प्योरली x की तरफ चला 10, प्योरली z की तरफ चला 4, प्योरली y की तरफ चला 6, तो पहुंच गए यहाँ। इट मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट हुआ 10, y कोऑर्डिनेट है 6 और z कोऑर्डिनेट है 4। इसलिए मैंने इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो 10, y कोऑर्डिनेट है 6 और z कोऑर्डिनेट है 4। तो ऐसा लिख सकते हैं, ax है x कंपोनेंट, ay है y कंपोनेंट और az है z कंपोनेंट। तो वो वेक्टर लिखा गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों किसी को कन्फ्यूज़न हो तो भाई, एक को तो प्रॉब्लम है, कुछ छोटा सा प्रॉब्लम है, बताओ। जिनको समझ में आता है वो तो बोल लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है वो ज़रा ध्यान दें। पूछ लो भाई। सरीम क्या डाउट है तुम्हारा? No doubt, sir. नो डाउट। चलो, अब सारे लोग नो डाउट बोलते हैं, तो इस चक्कर में जिनको डाउट रहता है वो भी नहीं बोल पाते हैं। चिराग तुझे डाउट होगा? नूपुर? तो साइन सारे पॉजिटिव रहेंगे। हाँ, यहाँ तो सारे पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, पॉजिटिव वाई की तरफ चले, पॉजिटिव जेड की तरफ चले। अब यही क्यूबॉइड अगर उस तरफ होता तो एक्स में तो पॉजिटिव जाते, वाई में पॉजिटिव जाते, लेकिन जेड में निगेटिव चले जाते। उस तरफ होता तो हो सकता है ना भाई? हाँ, जेड का भी सेम होगा। जेड का भी तो देखो, इधर जेड एक्सिस पॉजिटिव है ना, तो तुम्हें इधर ही आना पड़ा था ना। ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चले, ये वेक्टर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में चले, ये वेक्टर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में चले। अब ये क्यूबॉइड नीचे चला जाए तो क्या होगा? ये तो 10 और ये वाला, लेकिन नीचे चले जाते। हो सकता था ना भाई? नहीं समझे? मान लो क्यूबॉइड मैंने ऐसे बनाया और ये है अपना एक्स एक्सिस, ये वाला है मान लो वाई एक्सिस और ये वाला है जेड एक्सिस। तो तुम सोचो यहाँ से डायगोनल में जाना चाहें, अगर हम लोग यहाँ से हम लोग इसमें जाना चाहें, ये है, तो क्या करेंगे भाई? तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करोगे?
देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, इस वाले अपर वाला उधर कॉर्नर से लोअर वाले में इधर कॉर्नर में आना चाहते हैं, उसके लिए क्या करोगे, तो x डायरेक्शन में गए, ax i कैप, वर्टिकल गए तो ऐसे जाना होगा, हमें यहाँ तक पहुँचना है, ऐसे जाना होगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ए वाई जे कैप, और ये वाला पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस तो इधर ही है, ये वाई एक्सिस था, तो ये वाला हो जाएगा ए जेड के कैप। तो हमारा ये वेक्टर बन जाएगा, ये वाला जो वेक्टर है ये बन जाएगा। जैसे समझो कि ये रूम था, रूम के सीलिंग के कॉर्नर पे पड़ा हुआ था, इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ था एक फ्लाई बैठा हुआ था या छिपकली बैठा हुआ था, वहाँ से हमने मारा डंडा और वहाँ से ये उड़ता उड़ता ऐसे ऐसे चलता चलता यहाँ फ्लोर पे उधर कॉर्नर में बैठ गया। अब डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हो तो भाई सीलिंग पे जाओ राइट वर्ड, फिर इधर से चल के फ्लोर पे आ जाओ और फिर इस कॉर्नर से होते हुए यहाँ आ जाओ। तो ये हो गया ए एक्स आई कैप ए वाई माइनस जे कैप, और ये तो कोऑर्डिनेट हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। समझ गए, इस तरह से हो सकता है। बोलो क्लियर है? यस सर। मेन तुम्हें देखना है कि एक्स डायरेक्शन में राइट वर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिखेंगे, लेफ्ट वर्ड जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। तो जिसको भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको यही आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। डायग्राम बनाना बहुत मेन चीज़ है, और इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे तो भाई ऐसे ही, ये इज इक्वल टू एक फ्लोर पे पहले डाल लो, फिर ये लिख लो, फिर इस फ्लोर के वेक्टर को स्टैंडर्ड करने के लिए इतना आई कैप और इतना के कैप लिख दिया। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ज़रूरी है। चलो ये लिख लिए, ये समझ गए। अब जरा देखो इसमें एक चीज़ और मैं दिखाऊं तुम्हें कि इसका वैल्यू कितना होगा, और इसका इंटरप्रिटेशन भी तुम समझ चुके हो। अगर किसी ने लिखा 2i प्लस 3j और माइनस 4k, इसका मतलब समझे क्या हुआ? एक वेक्टर है 2y प्लस 3j और माइनस 4k, इसका मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर कैसा वेक्टर है? देखो कैसा वेक्टर है, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें कैसा वेक्टर है ये। कौन सा वेक्टर ये हो जाएगा? देखो 2i मतलब x डायरेक्शन में 2 चलो, 2 चला, ये हो गया 2i कैप, प्लस करना है 3j कैप, चलते हैं भाई 3j कैप, j कैप 2j कैप और ये 3j कैप, यहाँ तक पहुँच गए भाई। चींटी पहले चला 2i कैप, फिर चींटी चला 3j कैप, यहाँ तक तो हो चुका। मीन्स ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर करेंगे तो ये मिला, ये इन दोनों का काम हुआ। लेकिन इसमें अब माइनस 4k कैप, मतलब अब यहाँ से z के नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, z तो ऐसे है, उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब इधर चलने हैं। कितना चलने हैं भाई? तो 4 चलने हैं, तो माइनस 4k कैप उधर चल दिए। z एक्सिस अपनी तरफ था, उसके अवे चल दिए। ठीक है, ये वाला नहीं है। ये हुआ 2i कैप और ये 3j कैप और माइनस 4k कैप, ऐसे हो गया। और तुम्हारा जो वेक्टर बना फाइनली, वो वेक्टर ये बन के तैयार हो गया। ये वेक्टर है तुम्हारा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बन गया तुम्हारा, ये ए वेक्टर। 2i कैप मतलब x डायरेक्शन में चलो 2, y डायरेक्शन में चले 3 और निगेटिव z डायरेक्शन में चले 4, तो पहुंच गए ये वेक्टर। इंटरप्रिटेशन यही हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन यही हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि इसका वैल्यू निकाला जाए, इसको हटा दूं भाई। अब मान लो मैं अगर, चलो एक और तुम्हारे हजम होने के लिए मैं कराता हूं, एक और मान लो लिखता हूं मैं, वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, इसको इंटरप्रेट करना हो तो क्या करेंगे भाई? तो फिर हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस बनाते हैं। और अब देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे मैं काम करूंगा। देखो माइनस 6i कैप मतलब क्या करूं? क्या करूं भाई? किधर जाऊं? निगेटिव x की तरफ जाना है, चले जाते हैं निगेटिव x की तरफ भाई। कितना जाना है? माइनस 6 जाना है, तो चले आए भाई, यहाँ आए, ये हो गया माइनस 6i कैप।
-2j कैप। अच्छा, वाई एक्सिस की तरफ नहीं जाना, उसके नेगेटिव में जाना है। कितना जाना है? 2 जाना है। चलो भाई 2 चले आए। ये हो गया -2j कैप, -6i कैप और प्लस -2j कैप, ये हो गया। और प्लस 3k कैप। अब जेड डायरेक्शन में जाना है, जेड डायरेक्शन में जाएंगे कितना भाई? तो 3k कैप, 3k कैप चले गए। ठीक है भाई, चले गए 3k कैप। तो ये बन गया तुम्हारा रिजल्टेंट जो वेक्टर तुम्हें, जो वेक्टर ये दिया हुआ है ए वेक्टर, वो ये वेक्टर हुआ, वो ये वेक्टर हुआ। इधर गए, डाउनवर्ड गए और फिर ये इस डायरेक्शन में गए। नहीं समझ में आया? नहीं, तुम्हें रिप्रेजेंट करना नहीं, मैं तो मीनिंग हजम करने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मीनिंग समझते चलो कि इसका मतलब क्या हुआ। तुम्हें रिप्रेजेंट ऐसा डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, तुम्हें तो आएगा सिर्फ भाई मतलब जो है। देखो तुम्हें तो खाली बस मैग्नीट्यूड और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। ये देखो मैंने एक क्यूबाइड बना दिया इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तुमने क्या किया? एक्स एक्सिस के अपोजिट में गए, कितना? 6, -6i कैप, -2j कैप, ये वाला था -2j कैप, और जेड डायरेक्शन में गए 3k कैप। तो कहाँ पहुँचे भाई? तो देखो इस कॉर्नर से और यहाँ पहुँच गए। ये तुम्हारा पर्पल वाला जो है वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है समझो। इस डिस्प्लेसमेंट, ये जो पर्पल वाला है, उसको लिखने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि -6i कैप, -2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया। रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो ये समझ तो गए ना कि ये इसका मीनिंग क्या हुआ। ये मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में जाना होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव में जाना होगा, जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में जाना होगा। इस तरह से एक स्पेस के वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं i j k में। ये जो बाद में मैंने डिस्कस किया सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए, मीनिंग समझने के लिए। आपको आएगा इतना ही तक कि ये वाला 3 पार्ट में कैसे हम लोग रिजॉल्व किए। अब देखो जो आता है वो आता है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। तो इधर वाले को मैं हटा रहा हूँ। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालो? बताओ भाई, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये वाला है ax, 10 वाला जो है 10 था ax, और ये वाला था az, और ये वाला जो था वो ay था। मतलब ये वेक्टर था ax i कैप, az k कैप और ay j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो याद रखना जैसे उधर होता था वैसे ही इधर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट लगाओ और रिजल्टेंट पाओ। आप सोचेंगे ये कैसे आया भाई, ये कैसे आया? तो देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे आया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखना चाहते हैं तो इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में भाई? ट्रायंगल ओ बी ए, ट्रायंगल ओ बी ए से, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो लिखूंगा मैं वो अंडर रूट लिख सकते हैं ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ओ ए बी में ये वाला यानी कि ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए लिख सकते हैं। ये वाला वेक्टर क्योंकि ये देखो 90 डिग्री है, ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बोलो क्लियर है सबको? सिर्फ ओ बी ए में देखो, ये 3 डायमेंशनल समझना और समझाना दोनों मुश्किल होता है, इसलिए स्कूल में कई स्कूल वाले इसको छोड़ देते हैं टॉपिक को। चलो 2 डायरेक्शन में समझ गए, आई जे में रिजॉल्व करना वो हो गया। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है भाई, ये भी जानना चाहिए। तो यहाँ देखो कि इसको इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। एक ये फ्लोर का वेक्टर है और ये वर्टिकल वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। चलो भाई ओ बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं इस ट्रायंगल से। कौन से ट्रायंगल से? ओ सी बी ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है भाई। तो इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ये इस वाले स्क्वायर को ओ बी स्क्वायर
ओ बी स्क्वायर को लिख सकता हूं ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। और ये तो है ही बी ए स्क्वायर। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं? इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी वाले में लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर और प्लस सी बी स्क्वायर। ऐसा तो भाई लिख ही सकते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए मैंने ओ बी स्क्वायर को लिख दिया ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अब देखो ओ सी स्क्वायर तो ओ सी ही तो ए एक्स है, सी बी स्क्वायर सी बी ही तो ए जेड है, बी ए स्क्वायर बी ए ही तो ए वाई है। इसलिए वेक्टर ए का वैल्यू ये आएगा। ये तो समझ गए यहां से। ये स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर को कैसे लिखें भाई? तो ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों से हम लोगों ने लिख लिया, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मीन्स जब भी आई जे के में लिखा हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग इजीली लिख सकते हैं। कैसे भाई? तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अब -6 स्क्वायर करो चाहे 6 का स्क्वायर करो, जब स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई अगर इसको 6 स्क्वायर भी लिखे तो भी बात एक ही है। 36 + 4 + 9 49, 49 मतलब 7। तो ये वैल्यू मिल गया वेक्टर ए का। बोलो भाई समझ गए यहां तक? तो मैग्नीट्यूड कभी भी लिखना होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, अंडर रूट लगाओ, ये फॉर्मूला बन गया। आया कहाँ से? तो यहाँ से आया भाई। ये डायग्राम आपको साफ साफ खोपड़ी में रहना चाहिए। तो ये कभी आया अगर स्कूल में तो आप इससे काम चला लेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इससे थोड़ा सेंस तुम्हारा क्लियर हो जाए बस इसके लिए। चलो एक ये हो गया, और ऐसे समझे तो ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर सबने देखा होगा। ग्राफ पेपर तो यूज़ किया है ना भाई, ग्राफ पेपर। तो वही समझो मैं बना रहा हूँ ग्राफ पेपर। तो ये ग्राफ पेपर है मान लो, इसमें मैं एडिशन का तुम्हें मीनिंग इसमें क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि हो क्या रहा है। गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, इतना पर समझते हैं हम लोग। देखो अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ज़्यादातर काम हम लोग क्वेश्चन आता है 2 डायमेंशनल वाले में ही, 2i प्लस 3j वेक्टर में दिखाना चाहता हूँ। तो मैं दिखाऊंगा यहाँ, मान लो ऑरिजिन समझ लेते हैं, तो 2i वेक्टर दिखाऊंगा। ये 2i हो गया, देखो 2 यूनिट गए आगे, 2i प्लस 3j, तो प्लस 3j का मतलब है 3 यूनिट जाएंगे j डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो ये जो वेक्टर हो गया तुम्हारा, ये वाला वेक्टर, यही हो गया वेक्टर a। ये मीनिंग समझ में आया? ये a वेक्टर है, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप। बोलो ठीक है, ये 2i प्लस 3j हुआ। ठीक है, 2i प्लस 3j हुआ, बहुत अच्छी बात भाई। और अब तुम्हें मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक b वेक्टर है,
ये है सपोज करो 4i कैप प्लस 2j कैप, 4i कैप, चाहे ऐसा कर देता हूँ 8i कैप प्लस 2j कैप। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, a प्लस b निकालने हैं रिजल्टेंट। तो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ इस सबका मीनिंग क्या है। तो a को रिप्रेजेंट कर दिया, ये a वेक्टर हो गया वाइट कलर वाला। b वेक्टर रिप्रेजेंट करना, तो मान लो ट्रायंगल लॉ हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ a के हेड पे b का टेल रखेंगे। तो चलो भाई b को अब लिखते हैं, a के हेड पे पहुँच गए, अब यहाँ पे हम लोग b का टेल रखेंगे। b का टेल रख रहे हैं, उसको 8i कैप चलने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ 8i कैप, 8i कैप प्लस 2j कैप, 2j कैप, ऐसे चला। तो ये वाला तुम्हारा मिला येलो कलर वाला, ये मिला तुम्हें कौन सा वेक्टर, बोलो? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर b वेक्टर मिला। ये जो मिला तुम्हें वो b वेक्टर मिला। ये वाला जो वेक्टर मिला तुम्हें, ये वाला, अरे यार, ये वेक्टर है b वेक्टर। बोलो ठीक है। ये वाला मिला तुम्हें ग्रीन कलर का जो वेक्टर मिल रहा है, ये तुम्हारा b वेक्टर है। तो ये a वेक्टर, इधर b वेक्टर। तो अब रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट को मैं दिखाऊंगा, मान लो पिंक से। तो रिजल्टेंट क्या होगा भाई? तो रिजल्टेंट होगा ये इसके ट्रायंगल लॉ से, a के हेड पे b का टेल रखा, तो रिजल्टेंट तो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे भाई। तो यहाँ से यहाँ तक मिलाने हैं, तो चलो भाई यहाँ से यहाँ तक मिलाने हैं, मैं उसको मिला दे रहा हूँ। ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ध्यान देना, ये है अपना रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो कोई परेशानी? यहाँ तक ठीक है? देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया तुम्हें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिल गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। तो ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर था, और a प्लस b किया हमने, तो ये मिला मान लो रिजल्टेंट वेक्टर r। तो ये है तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर r। अब जरा ध्यान दो, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका अगर हम लोग, ये रिजल्टेंट जो वेक्टर है इसका अगर हम लोग हाइट देखें स्टार्टिंग से, ये वाला देखो हाइट, और ये देखो इसका एक्स वाला हॉरिजॉन्टल, ये अगर देखना चाहें हम लोग तो बताओ कितना इसका हाइट है? रिजल्टेंट का हाइट कितना है भाई? 1 2 3 4 5 है ना। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर अगर तुम लिखना चाहो रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर लिख सकते हो। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू कितना भाई? तो 1 2 3 4 5 j कैप, और ये वाला कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i कैप प्लस 5 j कैप। ये करेक्ट है? रिजल्टेंट वेक्टर इज 1 2 3 4 करता हुआ 10 i कैप और प्लस 5 j कैप। ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये इस वेक्टर a वेक्टर का देख रहे हो x कंपोनेंट 2 था, इस b वेक्टर का जो x कंपोनेंट था भाई, इसका x कंपोनेंट 8 था, तो 2 और 8 समझो ऐड हो गया है, 10 बन गया है यहाँ। y कंपोनेंट b का 3 था और इसका b कंपोनेंट 2 था, तो दोनों का y कंपोनेंट ऐड हो गया, 5 बना हुआ है। मीन्स अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी, i को i के साथ ऐड करो, a प्लस b करने हैं, मतलब 2i प्लस 3j, ये a वेक्टर हुआ, प्लस ये 8i प्लस 2j, ये b वेक्टर हुआ। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो i को i के साथ ऐड करो 10i कैप, और j को j के साथ ऐड करो 3j कैप प्लस 2j कैप 5j कैप। इसलिए रिजल्टेंट निकालना हो तो डायग्राम और ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा i को i के साथ, j को j के साथ ऐड कर दिया,
10 i कैप प्लस 5 j कैप इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका मीनिंग समझ रहे हो? इसका मीनिंग ये हुआ, देखो हमने ए को भी दिखाया 2 i कैप प्लस 3 j कैप, बी को भी दिखाया 8 i कैप प्लस 2 j कैप बी वेक्टर, और रिजल्टेंट जो आया वो भी दिखाया 10 i कैप प्लस 5 j कैप। तो जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वही हमारा आ रहा है। सो एक शॉर्टकट मेथड तुम्हें ये भी समझ में आया कि ऐसे ऐड करना है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। सिमिलरली जब सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन तो खैर अभी पढ़ा नहीं है। मान लो तुम्हें निकालना होता वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो क्या करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 8i प्लस 2j है भाई वेक्टर बी, और ए है हमारा 2i प्लस 3j है, तो इसलिए 8i में से 2i सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई वाले को एक साथ करोगे और जे वाले को एक साथ, तो 8i में से 2i सब्ट्रैक्ट हो गया, 6i कैप हो गया, 2j में से 3j सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस j कैप रह गया। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें ऐसे b माइनस ए। अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो भी ऐसे करेंगे, ऐड करना होगा तो भी i को i के साथ, j को j के साथ। ये मीनिंग क्लियर हुआ तुम्हें? हम 1j लिख सकते हैं माइनस 1j कैप। हाँ भाई, अरे भाई ये 6i कैप लिखे और इसको माइनस 1j कैप, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। और आज क्योंकि टाइम फिनिश हो गया, नहीं तो मैं आज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताता कि a प्लस बी जैसे करते हैं वैसे ही a माइनस बी भी करते हैं। 10 मिनट का टॉपिक है, अगले क्लास में अब करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लेकिन ये मीनिंग क्लियर हुआ ना भाई? अब मान लो कोई बोले कि अच्छा भाई, कोई बोलता है मान लो ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है, यहाँ ऑरिजिन है, इधर x एक्सिस हो गया, इधर y एक्सिस। कोई बोले अगर कि माइनस कोई एक c वेक्टर है, मान लो माइनस 5i कैप और माइनस 2j कैप, तो इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ? 1 2 5 निगेटिव में जाना, 1 2 3 4 5, चलो माइनस 3i कैप कर देता हूँ, तो माइनस 3i कैप करेंगे तो 1 2 3 यहीं तक, ये हो गया माइनस 3i कैप, ये वेक्टर हो गया माइनस 3i कैप, और माइनस 2j कैप, तो ये वेक्टर हो गया माइनस 2j कैप, तो ये वाला मिल गया तुम्हारा c वेक्टर। ये है तुम्हारा c वेक्टर, माइनस 3i कैप और माइनस 2j कैप, इस तरह से मिल गया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे, और डायरेक्ट जब ऐड करना हो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लोगे। आई जे में लिखा हुआ है तो बहुत काम होता रहता है आराम से। और मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आई जे आता है। अब तक जो तुमने पढ़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम आना है वो यही आना है कि ए लिखा रहेगा आई जे में, बी लिखा रहेगा आई जे के में, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। एक वेक्टर मान लो लिख दिया गया, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और कोई वेक्टर बी दे दिया जाए 3i कैप है माइनस 4j कैप है और प्लस 2k कैप है। ठीक है भाई, ऐड करना है, निकाल लो रिजल्टेंट। अब इसको ग्राफ पे थोड़ी ले पाओगे, k भी दिखाना होगा तो ग्राफ पे नहीं होगा, 2 कोऑर्डिनेट्स दिखाने हैं तो ग्राफ पे हो सकता है। अब इसको क्या करना है? ऐड करना है, तो कुछ नहीं करना, i को i के साथ 5i कैप, और इन दोनों को ऐड किया माइनस j कैप, इन दोनों को ऐड किया 6k कैप, हो गया काम खत्म, रिजल्टेंट मिल गया भाई। इसमें यह भी फ़ायदा है कि अगर तुम्हें 3 वेक्टर ऐड करना है, अच्छा भाई तो c भी लिख दो, 3i प्लस 2j प्लस 5k, ऐसे लिख दो। 4th वेक्टर भी ऐड करना है, 4th वेक्टर भी लिख दो भाई, 2i माइनस j माइनस k या प्लस k, ऐसा लिख दिया। अब चारों वेक्टर को ऐड करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लाना है। तो सोचो, तुम तो लगाने लगते कि पॉलीगॉन लॉ, भाई पॉलीगॉन लॉ बनाएंगे, ऐसे करेंगे, हम इनको रिप्रेजेंट कहाँ कर पाओगे भाई? कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? आई जे में रहता तो रिप्रेजेंट कर लेते, के में तो और मुश्किल हो जाएगा। कितना आसान हो गया, 10 वेक्टर ऐड करना है, 10 को लिख दो आई जे के में, सबको रिजॉल्व करके लिख दो, और इसको एक साथ तुम्हें वेक्टर दिया ही रहेगा इस फॉर्मेट में। तो 2 और 3 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया। तो 10i कैप, माइनस जे है प्लस 2j है तो प्लस जे हो गया, प्लस 4j हो गया माइनस 4j, तो 0j हो गया समझो। और यहाँ गया k 6k और 4 10k 10k और 12k, और ठीक है भाई, ऐसे हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट। देखो कितना बढ़िया है ना, ट्रायंगल लॉ चाहिए ना पैरेललोग्राम लॉ चाहिए, सीधा अपना आई जे के रिजॉल्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज का क्लास तो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे।